पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज हो चुकी है। सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 20 रैलियां कम से कम बंगाल में कर सकते हैं और गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की माना जा रहा है कि 50-50 रैलियां बंगाल में होने वाली हैं। हमारे साथ इस वक्त पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा मौजूद हैं। स्वागत है अमित मित्रा जी आपका आज तक पर। सबसे पहले तो सर मेरा सवाल आपसे यह कि सेहत कैसी है बंगाल की अर्थव्यवस्था की और आपकी भी, दोनों की? मेरा सेहत तो ऐसी चलने वाली है, लेकिन अब देखना है कहां तक जाएं। हर तरह के प्रॉब्लम है जिसमें मैं बजट पेश नहीं कर पाया खुद, लेकिन बनाए और ममता बनर्जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री ने खुद पेश की बजट मेरे तरफ से। तो सेहत के ऊपर तो हम देख रहे हैं, लेकिन अर्थनैतिक स्थिति जो है बंगाल की, उसकी सेहत बहुत अच्छी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्रीय सरकार के आंकड़े ये कहती है, मेरा बोलने में कोई फायदा नहीं है। केंद्रीय सरकार के आंकड़े कहती है 2019-20 इसके मतलब कोविड के पहले बंगाल के जो जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी बढ़ने के हार जो थी, वो 12.5% थी, जो भारत के नंबर 1 अमंग बिग स्टेट्स। ये लोग कहते नहीं, हम लोग जब ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री बनी, बंगाल के जीडीपी जिससे अर्थनैतिक स्थिति नापा जाता है, वो था 4.5 लाख करोड़। 4.5 लाख करोड़ 19-20 में वो बढ़ के केंद्रीय सरकार के तत्वों से 12.5 लाख करोड़ हो चुका है। इसके मतलब 3 गुना के आसपास हमारी जीडीपी बढ़ चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस राज्यों में एक भी गरीब आदमी नहीं है जिनको फ्री राशन नहीं मिलती है। चावल मिलता है, गेहूं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये सरकार के काम है। रोटी कपड़ा मकान के बाद कहते हैं रोटी पहले। आप ये सुन के भी खुश होंगे, आपके दर्शक जो हैं उनको सुन के खुश होंगे कि आज बंगाल में एक भी आदमी नहीं है जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। स्वास्थ्य के लिए, एजुकेशन में बंगाल जिस तरह बढ़ चुके हैं, कितनी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस थी, आज उसको 5 गुना बढ़ चुके हैं 10 साल। तो जिससे भारत जो सरकार के जो काम है, ये आप सुन के भी खुश होंगे कि टैक्स कितनी कलेक्ट करते हैं आप, ये सवाल आप कर सकते हैं। जब हम लोग सरकार में आए, टैक्स कलेक्शन थी 21,000 करोड़। अच्छी बात है, 21,000 करोड़। इस साल टैक्स कलेक्शन होगी 75,000 करोड़। आप सोचिए, पूंजी बनाने वाली एक्सपेंडिचर केंद्रीय सरकार इस मामले में सोचती नहीं, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये 14 गुण बढ़ी है जब हम पावर में है। सीपीएम के लास्ट साल अगर ले लेंगे और आज जो लेंगे, इसके मतलब, और सबसे आपको ये भी पूछना है, मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत चीजें में केंद्रीय सरकार के आंकड़े से बंगाल नंबर 1 है। जो भी यहाँ लेक्चर देने के आए उसको तो डिनाई नहीं कर सकते हैं। केंद्रीय सरकार ने ये 100 दिन के काम, जिसको मनरेगा कहते हैं, बंगाल इज नंबर 1। लघु उद्योग, जहां सबसे ज्यादा नौकरी होती है, आपने देखा होगा मेरा स्टेटमेंट, ट्वीट परसों की, बंगाल नंबर 1। अब जहां भी देखेंगे, किसानों की जो इनकम थी 3 गुना बढ़ चुके हैं ममता बनर्जी के ये चीफ मिनिस्टर से। एग्जैक्ट आंकड़े केंद्रीय सरकार की तरफ से है, मेरे तरफ से नहीं। लेकिन सर, तो मैं पहले यही कहना चाहूंगा इन सारी बातों कि में बहुत गलतफहमी जानबूझ के फेंका जा रहा है। मैं उसी पर आंकड़े के मुताबिक, केंद्र सरकार के आंकड़े के मुताबिक वो एकदम झूठ है। लेकिन सुनने वाले कौन है? बंगाल के लोग जानते हैं। मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आप सुन के ताज्जुब होंगे, एक जगह है जिसके नाम है लेनिनगढ़। लेनिन के नाम से सीपीएम ने दिया था। 350 कंक्रीट रास्ता उस ब्लॉक के अंदर, उस लेनिनगढ़ के अंदर बनी।
4 मैट्रिक्स के रास्ता बनी। मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उदाहरण के तौर से। तो आप आम जनता को पूछेंगे पानी मिला है पीने की, रास्ता बना है, रास्ता में तो क्रांति हो चुका है, सब मानते हैं। व्यक्तिगत रूप से आप कोई भी ऑपोजिशन के लोग भी पूछेंगे, वो बोलेंगे हाँ रास्ता तो बनी है, मानना पड़ेगा। 89,000 किलोमीटर्स गांव के रास्ता बनी है। भारत के रिकॉर्ड आज तक ये कोई तोड़ भी नहीं पाए। लेकिन मित्रा जी, आप बंगाल के वित्त मंत्री होने के अलावा फिक्की को लीड करते रहे लंबे समय तक। प्रधानमंत्री जाते हैं, जेपी नड्डा जाते हैं, अमित शाह जाते हैं, गृह मंत्री, तो उनका कुल मिला के हमला एक ही चीज पर होता है आपके ऊपर कि बंगाल के उद्योग धंधे चौपट हो गए पूरी तरह से। आपकी बातों से तो लग रहा है कि बंगाल इस वक्त अमेरिका से भी आगे। देखिए, अमेरिका से आगे नहीं है मैं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि अगर इंडस्ट्री नहीं हुई तो जीडीपी बढ़ेगा कैसे? ये भी उनको ज्ञान नहीं है क्या कि अगर इंडस्ट्री नहीं है तो टैक्स कैसे बढ़ेगी? मेरा जो 75,000 करोड़ टैक्स मिला एक साल में, वो किसने दिया? मध्यवित्त लोग तो थोड़ी देते हैं, कुछ टैक्स देते हैं जरूर, इंडस्ट्री दे रहा है। अब जीएसटी देखिए, जीएसटी तो इंडस्ट्री देती है। जीएसटी बंगाल बहुत ऊपर है जीएसटी में, कोई कंप्लेन नहीं कर सकता है। इसके मतलब जो जीएसटी टैक्स दे रहा है वो उद्योगपति है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, सीमेंट के हब बंगाल बन चुकी है, आम जनता को पता नहीं है। दालमिया सीमेंट थी नहीं, यहाँ आए। जेएसडब्ल्यू, जिसके मतलब सज्जन जिंदल की कंपनी है, बड़ा सीमेंट प्लांट बनाए। इमामी ने बड़ा सीमेंट प्लांट बनाए। और अगले महीने ये जनवरी में मुख्यमंत्री ने इनॉग्रेट की स्टार सीमेंट ना। उसके वजह से क्या हुआ है, जर्मन कंपनी जो विश्व के सबसे बड़ा केमिकल कंपनी है BASF, उन्होंने यहाँ आके कंस्ट्रक्शन केमिकल बनाने की प्लांट लगा दी। अच्छा, अब टाटा के बारे में बात करें तो टाटा हिटैची के नाम से बहुत बड़ा कंपनी है। शुरू में हम जब आए वो थे छोटे पैमाने थे। उन्होंने टाटा नगर की प्लांट बंद करके 250 करोड़ की मशीनरी हमारी खड़गपुर के उनके प्लांट में, जो सरकारी जमीन के ऊपर है, उसमें उन्होंने ले आया। क्यों? टाटा मेटालिक्स नाम की कंपनी है, वो डबल हो चुके हैं। कितनी पूंजी लाए हैं ये सोचिए। लेकिन अच्छा, दूसरे उदाहरण TCS, टाटा कंसल्टिंग सर्विस, आपको पता है? उनको बोलिए, आंकड़े निकाल ले। बंगाल में 44,000 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, 44,000 पीपल। अभी उन्होंने 15-20 एकड़ जमीन ली है सरकार से, वहां 15,000 और जोड़ेंगे। इसके मतलब टाटा कंसल्टिंग सर्विस में जो लोग कलकत्ता में काम कर रहे हैं, वो बेंगलुरु से ज्यादा लोग काम करेंगे। पीएम ने एक बात और कही इसके साथ साथ, तो आप इसके जवाब दीजिए ना। TCS को पूछिए। मैं पूछ रहा हूँ, मैं क्यों 44,000 लोग आपके वहां क्यों कैसे बंगाल में काम कर रहे हैं? इससे अगली चीज मैं ला रहा हूं आपके पास। वो कह रहे हैं कि एक समय पहले परदेश कमाने जाने का मतलब होता था कि आदमी बंगाल जा रहा है पैसा कमाने के लिए। वो इमेज खत्म हो गई है क्या बंगाल की? अब कोई नहीं कहता कि मैं बंगाल जा रहा हूं नौकरी करने। अगर इतना इंडस्ट्री वहां पे आ रहा है, ये इतना बड़ा आप लोग लैंडस्केप दे रहे हैं, तो ये बात क्यों है? उदाहरण दे सकता हूं। 37 साल लेफ्ट फ्रंट पावर में थी बंगाल में, उसमें टोटल कैपिटल फ्लाइट हुआ। हम जब शुरू किए 55,000 यूनिट बंद हो चुकी थी, ये लेफ्ट फ्रंट के अंडर में, CPM के अंडर। वहां से हमने शुरू किया। आपके जो उदाहरण के तौर से मैं दिया हूं, आपको पता है स्टील एक्सपोर्ट बंगाल से 13% देश के स्टील एक्सपोर्ट एक इलाके से होता है। ये कैसे हुआ? हमने करवाया। तो इसके मतलब ये जो चौपट वाली बात करें ना, उनको तत्व के ज्ञान है ना, वो तो अपनी केंद्रीय सरकार के तत्व जांच करके यहाँ नहीं आ रहे, खाली राजनीतिक वक्तव्य फेंकने के लिए ये बात कर रही। बहुत दुख की बात है। लेकिन आपने भी तो वही तर्क दिया ना जो वो लोग देते हैं। आपने कहा कि 37 साल लेफ्ट ने राज किया, अब 10 साल तो आपको भी हो गए हैं। उनसे आप उम्मीद करते हैं जो ये दावा करते हैं कि 70 साल कांग्रेस से राज किया, हमें तो 6 साल हुए हैं, उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई नहीं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात नहीं कहा, आप कह रहे हैं।
मैं परसों ट्वीट किया था कि ये कोविड के बीच में बंगाल के 100 बैंकर्स एक मीटिंग में आए जिसको नाम है SLBC, स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी, जो मैं चेयर करता हूँ। हर 2 महीना मीटिंग करता हूँ। मैं उनको पूछा कि ये कोरोना वायरस के बीच में मैं आपके टारगेट दिया था फरवरी में कि आपको उधार देना है लघु उद्योग को 90,000 करोड़ इस साल अभी आपको उधार देना है, जो प्रोजेक्ट के लिए है, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए, पूंजी के लिए। आपने कितना दिया है? मैं बहुत खुश हुआ सुन के, जिसके बारे में मैं ट्वीट भी किया हूं। 63,000 करोड़, 63,000 करोड़ उन्होंने अप्रैल से जनवरी तक लघु उद्योग, केवल लघु उद्योग को उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए उधार दिया है ना। इसको आप लघु उद्योग में 36 मिनिमम 36 लोग 1-1 करोड़ पूंजी लगाने से 36 लोग काम करते हैं। अगर आप 63,000 करोड़ को आप 36 से गुण करें, आपको पता लग जाएगा कि 22 लाख लोगों के नौकरी इससे होगा। बैंक वाले ये भी मेरे को बताएं, आपने मेरे को 90,000 करोड़ उधार इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए देने के लिए कहे थे, ये टारगेट थी हमारा। हम आपको कायम करके दिखाएंगे, जब मार्च के अंत शेष होगा आपको हम जरूर खबर देंगे कि आपने जो टारगेट सेट किया था, ममता बनर्जी के सरकार ने जो टारगेट सेट किया था, हम उसको अचीव कर लिए। हमें दिखाइए और कोई राज्य भारत में जो ये कोरोना वायरस के बीच में 63,000 करोड़ लघु उद्योग के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए दिया हुआ। मेरे को उदाहरण दे दीजिए। तो बंगाल में अब जब चुनाव आ गया है, तो चुनाव का असली मुद्दा क्या होगा? जनता किस पे वोट डालेगी? जय श्री राम पे या रोटी कपड़ा और मकान पे? देखिए, आम लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। हम सोचते हैं कि गरीब हैं या उनको पढ़े लिखे नहीं है। मैं तो सोचता हूँ या हमारी जो प्रजातंत्र है, इसको सबसे बड़े भागीदार हैं हमारे गरीब लोग। वो जानते हैं अगर उनके घर के सामने, उनके गांव के दरवाजा के सामने रास्ता बना है, वो नहीं भूलते। पीने के पानी आया है, वो नहीं भूलते, जिसमें रिकॉर्ड है बंगाल की। तो ममता बनर्जी इतनी नाराज क्यों दिखाई दे रही है इस बार चुनाव में? किस बात का गुस्सा है? एकदम नाराज नहीं है ममता बनर्जी के, नाराज तो एकदम है ही नहीं। उनको ये कहना है कि इतना काम मैंने कर चुका हूं, और आप क्या कह रहे हैं? समाज को बांटने वाली बात कर रहे हैं। समाज को बांटने वाली बात आप कह रहे हैं। आप अर्थनीति की बात करो, हमारी पॉलिसी की बात करो, वो नहीं है, आप और कुछ बात कर रहे हैं। तो ये बात तो ये गलत बात है। हम जब छोटे थे तो हम सुनते थे जय सिया राम। हमारे घर के सामने बिहार के कुछ लोग थे, पाते सुबह मिले तो बोला जय सिया राम। इस सिया कहाँ गया, सीता कहाँ गए? ये सोचिए कि मैं, आपको पता है मेरा माताजी के पिताजी सुरेश चंद्र बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई। उनके बर्थडे के मीटिंग में जहां जय हिंद बोलोगे, जय बांग्ला बोलोगे, वहां बोल रहे जय श्री राम। जो बंगाल में जय सिया राम कहा जाता है, मां दुर्गा की पूजा सबसे ज्यादा होती है। जो ममता बनर्जी में ये सारे क्लब जहां पूजा होती है, उनको सामाजिक काम करने के लिए बहुत बड़ा। ये बार बार चुनाव में बात आ रही है कि बाहरी लोग हैं। हिंदुस्तान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाके चुनाव लड़ना, क्या ये बाहरी होना होता है? कल को अगर आप ममता बनर्जी को ये चाहें कि वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार हों विपक्ष की तरफ से, तो क्या इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि बाकी लोग कहें कि ये बाहर से आई है? देखिए, मैं बाहर के बारे में इतना ही कह सकता हूं, जो आपने शुरू में कहे कि 20 दफे प्रधानमंत्री आएंगे और 50 मीटिंग करेंगे अमित शाह और मिस्टर नड्डा। किससे लड़ रहे हैं? एक महिला से लड़ रहे हैं और उनके पार्टी से। चलिए, आखिरी सवाल पूछ रहा हूं सर, अगर इतना अच्छा है सब कुछ और आपको जीत का इतना यकीन है, तो आपकी पार्टी से इतना लोग भाग भाग के उधर क्यों जा रहे हैं? देखिए, आपको पता है कि जिनको कुछ कमी है, जिनके अगेंस्ट में कुछ केसेस हैं, वो अगर एक पहले से हम देखें, एक आदमी चले गए, उनके कोई केसेस हो सकता है उस कारण पे जा रहे हैं, और कुछ कारण है, उनको पूछे क्यों जाते? भाग भाग के कोई नहीं गया है, ज्यादा लोग नहीं गए हैं।
वो स्पेसिफिक 2-4 चुन के गिन के हमारे 211 एमएलए हैं, 211 एमएलए हैं हमारी हाउस में। कितनी एमएलए गए हैं? होंगे 10, 7-8, 10 होंगे। उनको हर तरह प्रलोभन, बंगाली में हम प्रलोभन कहते हैं, संस्कृत में प्रलोभन कहेंगे, हर तरह प्रलोभन है उनके। जाना है, गणतांत्रिक प्रथा है, उनको जाना है, जाइए। लेकिन उनको मैं कह सकता हूं, जिस दिन आप चले गए ना, इस पार्टी के सिंबल और ममता बनर्जी जब आपको पीछे से हट गए ना, आप मेकअप नहीं कर पाएंगे। आपके जो एग्जिस्टेंस है ये पार्टी के वजह से थी, ममता बनर्जी के वजह से थी। ये उनको समझ में उस समय नहीं आया, आज उनको समझ में आ रहा है जब जीरो हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अमित मित्रा जी, आज तक पर आने के लिए और खुलकर ये सारी बातें बंगाल की और देश की जनता के सामने रखने के लिए।